नमस्कार। हम कर रहे थे सीईटी 12 फरवरी को जो पेपर हुआ था शिफ्ट फर्स्ट का, उसके क्वेश्चन सरल कर रहे थे। तो इसमें 8वां क्वेश्चन है 2.2 घन डेसीमीटर की, यानी इतना पित्तल है, उसको 0.5 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार तार में खींचा जाता है। तो तार की लंबाई क्या होगी? इसमें क्या है, तार को खींचेंगे तो पीतल के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो पीतल का आयतन होगा वही हो जाएगा बेलनाकार तार का आयतन। अब यहाँ पे जो आयतन है वो दिया हुआ है डेसीमीटर, यानी घन डेसीमीटर दिया हुआ है, और व्यास दिया हुआ है वो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और आंसर हमने सब है वो मीटर में दिए हुए, यानी आंसर मीटर में निकालना है। तो पहले इन सभी को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। अब यहां से 1 डेसीमीटर क्या होता है? अब डेसीमीटर जो होता है वो होता है 10⁻⁻1 मीटर, यानी 1 मीटर का 10वां भाग। कितना? डेसीमीटर क्या होता है? 1 मीटर का 10वां भाग, यानी 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻1 मीटर, यानी कि 1/10 मीटर। अब यहाँ पे जो आयतन दिया हुआ है वो है घन डेसीमीटर क्यूब में, यानी 1 TCM क्यूब बराबर क्या होगा? 10⁻³ मीटर, यानी 1 TCM जो होता है वो 10⁻⁻1 होता है, और 1 TCM क्यूब यानी सब उसका क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 10⁻³ मीटर। इसी प्रकार वहां पे सेंटीमीटर है, ये होता है 1 मीटर का 100वां भाग, यानी 1 मीटर का 100वां भाग होता है सेंटीमीटर। अब यहां से 1 cm बराबर क्या हो जाएगा? 10⁻² मीटर, ये बोलेंगे 1 सेंटीमीटर। सेंटी का मतलब 10⁻², और डेसी का मतलब 10⁻⁻1। अब यहाँ पे हमें इनका यूज करना है, यानी सेंटीमीटर की जगह हम यूज करेंगे 10⁻² मीटर, और डेसीमीटर की जगह हम करेंगे 10⁻⁻1 मीटर। और यहाँ पे हमें जो आयतन है वो दे रखना है घन डेसीमीटर में। जब घन करेंगे तो 10 की पावर हो जाएगा -3। अब इस प्रकार से इन सभी के इकाइयां परिवर्तन करेंगे तो आयतन जो है पीतल का वो कितना हो जाएगा? 2.2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। अब ये हो गया आयतन, और त्रिज्या, तार की त्रिज्या कितनी है? वो होती है व्यास की आधी होती है, यानी व्यास बटे 2। अब यहाँ पे जो व्यास है वो देता है 0.5 और बटे में 2। अब वहां पे सेंटीमीटर है, लेकिन हमें बनाना है मीटर बनाना है। तो सेंटीमीटर में मीटर जो होता है वो कितना होता है? 10⁻⁻2 मीटर। इस प्रकार से जो हम त्रिज्या की वैल्यू लेंगे वो लेंगे 0.5/2 इंटू 10⁻², और आयतन में जो है 2.2 इंटू 10⁻³ मीटर। अब तार खींचेंगे तो पीतल के आयतन में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि जो पीतल का आयतन है वही हो जाएगा बेलनाकार तार का आयतन। अब तार में लगा पीतल कितना होगा? जो बेलनाकार आकृति का आयतन होता है वो होता है πr²h। अब यहाँ पे ये हम ले लेंगे लंबाई, यानी कि ये होती है लंबाई, ये बेलनाकार त्रिज्या की बेलनाकार तार की त्रिज्या, और यहाँ पे पाई का मान। अब इधर तार में लगा पीतल, तार में पीतल वही लगेगा जितना पीतल यहाँ पे, उसी को खींच रहे हम। तो इधर हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁻³ बराबर पाई का मान जो होता है वो होता है 22/7, और r² यानी 0.5/2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, यहाँ पे ये स्क्वायर आ जाएगा, और इंटू
ये आपके तार की लंबाई देख सकते हो यहाँ पे। अब हमें ये लंबाई ज्ञात करनी है, यानी इन सबको काटना सरल करना है। तो कैसे करेंगे? अब इसमें ये कि उधर सबसे पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं। 2.2 इंटू 10 की पावर -3 बराबर, अब यहाँ पे 22/7 और इंटू ये स्क्वायर है यानी कि 0.5 बटे में 2 इंटू इसको स्क्वायर का मतलब यहाँ पे भी 2 बार लिखना गुणा करना है, तो 0.5 बटे 2 और इसका भी स्क्वायर हो गया और यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा तो जाएगा 10 की पावर -4। ये दो इनको 2 बार गुणा कर दिया है, ये हो गया इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर करेंगे 10 की पावर -4 हो जाएगा और यहाँ पे है लंबाई लिखा हुआ। अब जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसके बटे में आ जाएगा 10 और जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो इसके बटे में 10 आएगा, यानी 10 दूने 20। इधर पे पॉइंट हटाएंगे 10 दूने हो जाएगा 20। अब यहाँ पे ये चीज है कि यहाँ पे 10 की पावर -3 है और यहाँ पे 10 की पावर -4 है। तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे 4 में से यहाँ पे 3 लिख के इसके बटे में 10 लगा देंगे, ऐसा हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऊपर 10 की पावर -3 से -3 कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा और 10 से ये 10 कट जाएगा। तो हम पीछे जो संख्याएं क्या क्या बचेगी वो बचेगी, ये 5 कटेगा 4 बार, ये 5 कटेगा 4 बार। अब यहाँ पे क्या क्या बचा, इधर सब कट गए यानी कि बराबर से इधर 1 है और इस बटा के ऊपर कुछ भी नहीं है यानी 1 लिखेंगे और यहाँ पे क्या है, ये 4 गुणा 4 हो जाएगा 16 और यहाँ पे हो जाएगा 7 यानी 7 × 16 और यहाँ पे गुणा में क्या है, लंबाई है। अब हमें लंबाई ज्ञात करनी है, यानी ये सब 16 सत्ते 112 यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ये जो बटा वाली हम करेंगे तो यहाँ पे गुणा हो जाएगी यानी 1 × 112 16 सत्ते 112 बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई का मान हो जाएगा। तो यहाँ से लंबाई बराबर आ जाएगा 112 मीटर। इस प्रकार से हम इसका आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें एक समीकरण निकाय दिया हुआ है, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण है और इसमें ये कंडीशन दी हुई है कि L1 बटा L2 बराबर L1 बटा L2 नॉट इक्वल L1 बटा L2। अब इसमें समीकरण निकाय जो है, इससे रेखाएं किस प्रकार की होगी, इस कंडीशन में किस प्रकार की होती है। तो इसमें 3 कंडीशन होती है, यानी सबसे पहला होता है L1 नॉट इक्वल M1 बटे M2, यानी जब पहले वाले दोनों बराबर नहीं होते तब जो रेखाएं होती है वो होती है प्रतिच्छेदी। अब इसका मतलब ये तो कैंसिल हो गया। दूसरी कंडीशन जो ये होती है L1 बटा L2 बराबर M1 बटा M2। इसमें 2 कंडीशन होती है, जब ये बराबर होती है तो अब तीसरा हम देखते हैं कि ये बराबर है या नहीं है, N1 बटा N2। जब ये अनुपात इस अनुपात के इसके अनुपात के बराबर हो जाता है, उस कंडीशन जो होती है वो रेखाएं होती है समपाती। अब ये भी नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे तीसरी कंडीशन होती है L1 बराबर M1 बटा M2 बराबर नॉट इक्वल N1 बटा M2। ये जो होती है वो होती है समांतर रेखा। किसकी होती है, समांतर रेखा की। तो यहाँ से 3 स्थितियां हमें याद है। पहला अनुपात बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में प्रतिच्छेदी होगी, तीनों अनुपात बराबर है तो समपाती होगी, और जब पहला अनुपात बराबर दूसरा नहीं है तो उस कंडीशन में समांतर रेखा होगी। तो इसमें ये अनुपात इसके जैसा लग रहा है तो इसमें हो जाएगी समांतर, ऑप्शन नंबर डी। अब जो क्वेश्चन है 10वां, एक थिले में 5:6:7 के अनुपात में क्रमशः 5 रुपए, रुपए 2 और रुपए 1 के सिक्के रखे हुए हैं। यदि कुल राशि 220 रुपए है तो थैले में रुपए 2 के सिक्कों की संख्या क्या होगी। इसमें सबसे पहले हम
उस सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है 5:6:7। ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है। ये जो अनुपात है वो सिक्कों की संख्या का अनुपात है। तो यहां से हम यदि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 5x मानते हैं और यहां से जो ₹2 के सिक्कों की संख्या होगी वो 6x हो जाएगी और ₹1 के सिक्कों की संख्या 7x। तो कुल सिक्कों की जो संख्या है वो हो जाएगी 5 और 6 11 और 7 18x। अब ये यहाँ पे सिक्कों की कुल संख्या आ जाएगी, यानी कि कुल संख्या सिक्कों की। अब यहाँ पे अपने को कुल राशि दी हुई, तो इसके हिसाब से कुल राशि कितनी होगी? 5 रुपए का एक सिक्के की जो वैल्यू है वो 5 रुपए है, तो 5x सिक्कों के लिए क्या हो जाएगा? 5 × 5x, यानी 5 के सिक्के का जो कुल है वो कितना रुपए बनेगा, यानी कि उसको 5 रुपए से गुणा करेंगे तो 5 × 5x हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 6x लिखा हुआ है, यानी कि 2 रुपए के 6x कुल सिक्के हैं, तो उनका जो वैल्यू है वो डबल हो जाएगी, यानी कि 6x × 2। इसी प्रकार 7x सिक्के हैं, तो 1 रुपए के एक सिक्का है, यानी कि 1 रुपया ही होगा, तो इसका जो वैल्यू है जितने रुपए होंगे उतना ही उसका मान होगा। इस प्रकार से कुल वैल्यू आ जाएगी 5 × 25x और 6 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 12x प्लस 7x। अब ये कुल जो है वो राशि आ जाएगी। अब कितनी राशि यहाँ पे, सॉरी 25 और 12 37, 37 और 7 44। अब ये कुल राशि आ गई और हमें सवाल में दे रखी है 220, यानी कि यहाँ से हमें x बराबर कितना आ जाएगा? 220/44, यानी 22 का भाग जाएगा 2 बार और 2 का भाग जाएगा यहाँ पे बन जाएगा 10, यानी 5 बार जाएगा। अब यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 5। ये जो x है ये आ गया 5। अब यहाँ से हमने 2 रुपए के सिक्के कितने हैं? 2 रुपए के सिक्के हैं 6x, यानी कि 2 रुपए का जो सिक्का होगा वो कितने हैं? 2 रुपए के सिक्के वो है 6x, यानी कि 6 × 5 बराबर आ जाएगा 30। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर 2 नंबर सही। इस प्रकार 11वां क्वेश्चन है वो, यदि एक धनराशि 12 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दुगुनी हो जाती है तो यह राशि कितने वर्षों में तिगुनी होगी? अब सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास 100 रुपए है और ये 100 रुपए 12 वर्ष में कितना होता है? 12 वर्ष तो गुना, यानी 200 रुपए हो जाता है। इसका मतलब जो 12 वर्ष का ब्याज होगा वो कितना होगा? 12 वर्ष का ब्याज है वो आ जाएगा 100 रुपए। अब हमें ये पूछ रहा है कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी, यानी कि कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी। तिगुनी का मतलब 300। अब ये 100 रुपए से 300 रुपए कितने में होगा, यानी कि इसका ब्याज चाहिए कितना? 200 रुपए ब्याज। अब 200 रुपए ब्याज, यानी 12 वर्ष का ब्याज 100 रुपए है, इसका मतलब 200 रुपए का 200 रुपए ब्याज कितने का होगा? 12 × 2 यानी 24 वर्ष। ये इस प्रकार से इसको अपन कर सकते हैं, यानी कि सबसे पहले 12 वर्ष में दोगुनी होती है, यानी कि 100 से 200 रुपए। इसका मतलब हो गया कि 12 वर्ष का जो ब्याज है वो है 100 रुपए। अब हमें 3 गुनी राशि करनी है, यानी कितने वर्षों में 3 गुनी होगी, तो यहां से इसके लिए ब्याज हो जाएगा 200 रुपए, यानी 100 रुपए पहले थे, 200 रुपए ब्याज होगा। अब 200 रुपए ब्याज कितने साल में होगा? 100 रुपए ब्याज 12 वर्ष में होता है, तो हमेशा 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 200 रुपए, यानी 12 दूने 24 वर्ष। इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? वर्गमूल का मान हमें ज्ञात करना है।
कि इसका वर्गमूल कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंतिम अंक से दो दो के जोड़े बना देंगे, यानी कि पहला जोड़ा ये बनेगा और तीसरा हम इस पूरे को साथ में ले लेंगे। तो पहले जोड़े से हम निकालेंगे वर्गमूल का इकाई का अंक, यानी 9 9 के लिए क्या होता है इकाई का अंक। तो 9 एक तो हमें 3 को 3 से गुणा करने से आता है और दूसरा 7 को 7 से गुणा करने से आता है, यानी कि 3 से 9 हो जाएगा और 7 का हो जाएगा 49, यानी कि इसके लिए ऑप्शन मतलब इकाई का अंक 3 होगा या 7 होगा। इसमें 3 वाले भी दो ऑप्शन है और दो ऑप्शन 7 वाले भी है। अब इसका मतलब हम इनसे ये पता नहीं कर सकते, तो दहाई इकाई का अंक या तो 3 होगा या 7 होगा। अब दहाई का अंक क्या आएगा, तो ये सब सीधा देखना है कि ये जो 161 है ये किसके वर्ग से बड़ा है, यानी कि 12 का वर्ग होता है 144 और 13 का वर्ग होता है 169। तो ये जो 161 है ये किसके वर्ग से बड़ा है, 169 से बड़ा नहीं है, ये एक 12 के वर्ग से बड़ा है, यानी कि यहाँ पे आएगा 12 और यहाँ पे भी आएगा 12, यानी कि आपके या तो होगा 123 या होगा 127। अब इन दोनों में से इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा और ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब ये कंफर्म करना है कि इन दोनों में से ये किसका वर्ग होगा, तो यानी कि इन दोनों के बीच में 5 जिसमें इकाई का अंक होता है वो संख्या होती है 125। अब हमें 125 का वर्ग निकालना है, तो जिसमें इकाई का अंक 5 होता है उसका वर्ग हमें आराम से निकाल सकते हैं, यानी अंतिम अंक आएगा 25 और यहाँ पे 12 है तो 12 को आगे वाली संख्या से गुणा करते हैं तो आता है 156, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 156। इस प्रकार से इकाई का अंक 5 होता है उनका हम वर्ग निकाल सकते हैं। अब 125 का वर्ग है जो होता है 156 अपनी जो संख्या है वो इससे बड़ी है, तो आंसर भी 125 से बड़ा वाला होगा, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, दो बिंदु दिए हुए ए और बी को मिलाने वाली रेखा की ढलान क्या होगी। अब ढलान का फॉर्मूला होता है या इसका दूसरा नाम होता है वो होता है प्रवणता। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये सब क्या होते हैं, यानी कि जो पहला बिंदु होता है उसके निर्देशांक होते हैं x1, y1 और दूसरा जो बिंदु होता है उसके निर्देशांक होते हैं x2, y2। यानी कि हमें बट्टे के ऊपर तो क्या करना है, कॉमा के बाद वाले मान को घटाना है, यानी कि इसमें कॉमा का बाद मान क्या है, पहले y2 यानी दूसरा बिंदु इसका है 1 माइनस इसका कॉमा के बाद है 7, यानी कि पहले तो कॉमा के बाद वाले घटाएंगे क्योंकि y1 और y2 कहाँ है कॉमा के बाद, बटा के ऊपर क्या है y2 माइनस y1, यानी कि 1 माइनस 7 और फिर क्या करना है x2 माइनस x1 है, क्या है x2 माइनस x1। अब x2 और x1 क्या है कॉमा से पहले वाला, यानी कि x होता है कॉमा से पहले वाला इनको घटाना है, तो -2 माइनस 3। अब 1 माइनस 7 आ जाएगा माइनस का 6 और ये हो जाएगा माइनस का 5, यहां से माइनस से माइनस कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा 6/5। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें एक तार 98 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के आधार का है, यानी कि वृत्त के आधार का है, जैसे ये अपन वृत्त बनाते हैं तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो यहां से यहां तक होगी, यानी कि ये तो है 98 सेंटीमीटर। ये इसमें तार की लंबाई नहीं है, ये वो कह रहा है कि तार इस आकृति के आकार का है, यानी कि वृत्त के आधार का है और वृत्त की आपको त्रिज्या देती है, तो यहां से हमें पहले तार की लंबाई निकालेंगे, यानी कि जो तार है वो तो ये वाला है और इस जो ये होता है वृत्त का क्या कहलाता है परिधि कहलाता है। अब इस प्रकार तार की जो लंबाई होगी वो हो जाएगी वृत्त की
परिधि हो जाएगी। क्या होगी? वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। अब यहाँ पे r होती है, वो होती है त्रिज्या। अब यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है 98 सेंटीमीटर, यानी कि 2 का 2 लिखेंगे। पाई का मान होता है 22/7 और r का मान है, त्रिज्या लिखी हुई है 98। सबसे पहले क्या करेंगे? 7 को काटेंगे, ये कटेगा 14 बार, यानी कि 14 7 होता है 98। 7 का भाग चला गया। फिर हमें करेंगे इसको गुणा करेंगे, 2 इंटू 22 और इंटू 14। अब यहां से ये कर लेंगे, 22 में कितना हो जाएगा? 22 में हो जाएगा 44 और इधर आ जाएगा 14। अब इसका जो गुणा हो जाएगा वो हो जाएगा 14 चौके 56 का 6 असल का 5 और फिर 14 चौके 56 और 5 ये हो जाएगा 61। यानी तार की जो कुल लंबाई होगी वो कितनी होगी? 616 सेंटीमीटर। ये तार की कुल लंबाई है। अब हमें क्या करना है? हमें तार की लंबाई नहीं ज्ञात करनी है। अब इसी तार से क्या बनाते हैं? इस तार से एक वर्ग बनाया जाता है, यानी कि वर्ग ऐसा होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। अब इसी तार से एक वर्ग बना रहे हैं, यानी कि इस आकृति में भी तार यही लगी है, यानी कि तार की कुल लंबाई है वो हो जाएगी 616 सेंटीमीटर। अब वर्ग से भुजा निकालनी है, यानी कि इस कंडीशन में कैसे निकालेंगे? तो ये जो तार लगी है यहाँ पे वर्ग में यदि तार लगी है तो ये हो जाएगा वर्ग का परिमाप, यानी वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। और जब हम परिमाप में 4 का भाग देते हैं तो भुजा का मान आ जाता है, यानी कि ये तार है इस वर्ग के लिए क्या है? परिमाप है, और परिमाप में हम 4 का भाग देंगे तो भुजा का मान आ जाएगा, यानी कि 4 का भाग रहेगा 1500 के 60 और यहाँ रहेगा शेषफल 1 यानी 16 भाग रहेगा 4 का। इस प्रकार से इसकी जो है वर्ग की भुजा आ जाएगी 154 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, उसमें एक गोले का व्यास, यानी कि गोले का जो व्यास है वो है 0.7 सेंटीमीटर। अब इस गोले को एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है, तो बाहर निकाले गए पानी का आयतन कितना होगा? यानी कि सबसे पहले हम एक गोले का आयतन निकालेंगे और उस एक गोले को 3000 से गुणा कर देंगे तो वो हो जाएगा 3000 गोले का आयतन। जो 3000 गोले का आयतन होगा वही बाहर निकाला गया पानी होगा। यानी कि गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यानी कि हमें गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए त्रिज्या चाहिए, आर होता है त्रिज्या। अब त्रिज्या कहां से निकालेंगे? त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, यानी व्यास बटे 2। तो यहां से आ जाएगा 0.7/2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी गोले की त्रिज्या। अब एक गोले का जो आयतन क्या होगा वो हो जाएगा 4/3 इंटू पाई का मान लेना है 22/7 लिखा हुआ संकेत में, और आर क्यूब यानी कि 0.7/2 क्यूब का मतलब उसको आर को 3 बार गुणा करना है, यानी 0.7/2 इंटू 0.7/2। अब ये तो हो गया एक गोले का आयतन। हमें कितना गोला निकालना है? 3000 गोले निकालना है, यानी इसको हम 3000 से गुणा कर देंगे तो सीधी सी बात है ये 3 यहां से इनसे कट जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1000 और ये 7 यहां से कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 0.8। और यदि आप यहां से पॉइंट हटा दें तो यहाँ पे आ जाएगा 0, इधर से पॉइंट हटाया यहाँ पे 0 आ गया और इधर से पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 0 आ गया। अब ये तीनों जीरो इस जीरो से हम काट सकते हैं, ठीक है। अब क्या बचेगा? यहाँ पे एक है, गुणा में एक का ज्यादा मतलब नहीं होता है, यानी ये 2 कटेगा यहाँ से, यानी ये हो जाएगा 2 बार और ये 2 कटेगा यहाँ से 1 बार, यानी ये भी कट गया। फिर ये कटेगा 2 11 बार,
इस प्रकार हमारा जो आयतन होगा वो क्या होगा 11 इंटू 7 इंटू 7। इस प्रकार से 11 इंटू ये 7 इंटू 7 हो जाएगा 49, और फिर हम बोलें 11 से गुणा करेंगे यानी 11 9 में हो जाएगा 99, हासिल का 9, 11 चौके 44, 44 और 9 53, यानी कि 539 सेंटीमीटर क्यूब ये हो जाएगा आयतन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी।